हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। देखिए, एक्चुअल में तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, बट लेंथी चैप्टर जो है आपके सिलेबस में नहीं है। वो कौन से लेवल पे है? आपके CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जो आपका नेक्स्ट लेवल है। इस लेवल में यानी CSCT लेवल में क्या है, कुछ बेसिक से टॉपिक क्या हैं आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं, जो मैं क्या इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें केवल यही डिस्कस किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर की वो कैसे होती है, ठीक है। उसके अलावा जो कम से कम जो डायरेक्टर्स होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितने होते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बेसिक सी कुछ एक बातें डिस्कस की गई हैं, जो क्या है कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पहले मैं बता दूं कि देखिए, जैसे आपको पता ही है, हमने फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ कंपनीज में भी डिस्कस किया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो पैसा लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि वही क्या है कि मैनेजमेंट में हो सकता है कि पैसा लगाया शेयर होल्डर्स ने, मैनेजमेंट ने, ठीक है, पैसा लगाया मेंबर्स ने यानी शेयर होल्डर्स ने, और जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट हो, ठीक है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसका जो बेसिक नाम होता है वो क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कंपनी में जो लोग मैनेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स, ठीक है। उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? देखिए, बेसिकली डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? कंपनी के मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर को बेसिकली अपॉइंट कौन करता है, यानी ऑर्डिनरली कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। बट कुछ एक केसेस में क्या है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ही क्या है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, यानी डायरेक्टर्स ही क्या है डायरेक्टर को आगे अपॉइंट कर सकते हैं। और थर्ड है कि NCLT भी अपॉइंट कर सकता है अंडर सेक्शन 242, बट आपके सिलेबस में 242 नहीं है। तो दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट कर सकते हैं, मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और ऑर्डिनरली मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं जिनका पैसा लगा होता है कंपनी में। उसके अलावा कुछ एक सिचुएशन में, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो 5 पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जो 161 में दी गई हैं, उसमें कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, यानी डायरेक्टर्स ही डायरेक्टर को आगे अपॉइंट कर सकते हैं। और लास्ट केस ये बनता है कि जो NCLT है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, वो भी क्या है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला, मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है। और तीसरा क्या है कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल भी क्या है, डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो तो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए, कुछ इंडिविजुअल तौर पे भी क्या है कि कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जिसको क्या है, सब्सटैंशियल पावर दे रखी हैं, सब्सटैंशियल पावर दे रखी हैं, उसे क्या बोलते हैं? MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास सारी की सारी पावर है, या सब्सटैंशली सारी पावर्स है कंपनी को कंट्रोल करने की, उसे क्या बोलते हैं? मैनेजर। ये वो मैनेजर नहीं है बैंकों वाला या इंश्योरेंस कंपनी वाला। कंपनी में मैनेजर का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। मैनेजर कंपनी में कौन होता है? जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं या सब्सटैंशली सारी की सारी पावर्स है, उसे क्या बोलते हैं? मैनेजर। और जिसके पास सब्सटैंशियल पावर्स हैं उसे क्या बोलते हैं? MD। और एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी का एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उसे क्या बोलते हैं? होल टाइम डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। याद रखिए, एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर क्या है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आप बोल सकते हैं आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर क्या बोल सकते हैं उसे? होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। और एक होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जो क्या है कि एग्जीक्यूटिव का क्या है, चीफ है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एक होता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो फाइनेंस का चीफ है, उसे क्या बोलते हैं? CFO, ठीक है। यानी कुल मिला के क्या है कि डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा इंडिविजुअल तौर पे डायरेक्टर्स को डायरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, और डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा क्या है? मैनेजर है जिसके पास सारी की सारी पावर है या सब्सटैंशली सारी की सारी पावर्स है। एक होता है MD क्या है? जिसके पास सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है। एक होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और एक क्या होता है? CFO। बट ये सारा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट बेसिक बताना मेरा फर्ज था कि आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता हो, ठीक है। आपके जितना सिलेबस में है वही मैंने कंटेंट क्या है यहाँ पे लिखा है, और नॉलेज के लिए मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो टॉपिक का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और मैं बता दूं कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर भी सारा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बेसिक सा कुछ है वही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि CSCT का लेवल है, बेसिक लेवल है, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं एग्जाम के लिए, तो वही आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
ठीक है, ये आपको पता ही है, ये हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे आप और हम हैं, हम सांस लेते हैं, घूमते फिरते हैं, भागते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या है कि नेचुरल पर्सनस हैं, ठीक है। कंपनी केवल इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है, तो कंपनी केवल क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, सो द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। एंड इज मैनेज बाय ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही है। कंपनी तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, कंपनी तो केवल इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है। तो कंपनी तो क्या है कि जो अपने ना सांस ले सकती है, ना चल सकती है, ना बात कर सकती है। तो द क्वेश्चन इज हाउ द कंपनी विल वर्क। तो कंपनी इज मैनेज बाय द ह्यूमन बींग्स, आप जैसे मेरे जैसे लोग कंपनी को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, तो कंपनी चलती है, ठीक है। अब चलाने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द पीपल हु रन इट आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो लोग कंपनी को चलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। डायरेक्टर्स आर एक्टिवली एक्टिंग कलेक्टिवली आर नोन एज बोर्ड। हमने बताया कि डायरेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमेशा ये याद रखना, अब आप एग्जीक्यूटिव लेवल में जाओगे, फिर प्रोफेशनल लेवल में जाओगे, जब भी आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं, कहीं भी बोर्ड शब्द आ जाए, बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं या बोर्ड बोल देंगे, तो एक ही बात है, ठीक है। फिर कहते हैं कि डायरेक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो मैनेज ही किसने करने हैं, कंपनी के बोर्ड ने। जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ही क्या है, कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स हैं उन्हें मैनेज करना होता है। इट इज़ द बोर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस। देखिए, अब जब कंपनी की परफॉर्मेंस गिरती है, कंपनी लॉसेज में चली जाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन आती है, तो जिम्मेवारी किसकी है, जिम्मेवारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही होती है, क्योंकि कंपनी को मैनेज करने वाले लोग ही कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है तो बोर्ड को ही शाबाशी मिलती है, ठीक है। और जब कंपनी नीचे जाती है तो बोर्ड वालों को ही गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, सेक्शन 2 क्लोज 10 तो डेफिनेशन बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, या मैंने बताया बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड एक ही हैं, ठीक है। इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो मैंने बताया आपको कि डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। तो डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड क्या है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, बोर्ड। याद रखना है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो चलिए, द टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स ए बॉडी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू डायरेक्ट, कंट्रोल, सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। ये तो चलो एक जनरल मीनिंग है। तो बोर्ड का काम क्या होता है, कंपनी को चलाना, सुपरवाइज करना, कंपनी के जो अफेयर्स हैं, ठीक है, डे टू डे अफेयर्स हैं उसको रन करना, ठीक है, जो कंपनी की वर्किंग है उसको सुपरवाइज करना, ठीक है, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना, यानी कि बोर्ड का ये सारा काम होता है। तो बोर्ड का काम क्या है, कंपनी को मैनेज करना, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण क्या है, ह्यूमन बींग्स द्वारा ही मैनेज की जाती है। तो जो लोग इसे मैनेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड क्या है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप क्लियर है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 149। तो मैं आपको बता दूं कि जो 149 है सेक्शन, वो डील करता है इसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी में कितने डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए, कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर कितने होने चाहिए, वीमेन डायरेक्टर कितनी होनी चाहिए, रेजिडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए। ये सारी बातें कहाँ की गई है, सेक्शन 149 में। तो 149 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड में कितने लोग होने चाहिए, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या और किस प्रकार का कंपोजिशन बोर्ड में होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3, प्राइवेट में कम से कम 2, 1% कंपनी में कम से कम 1। सीधा याद रखिए, 1% कंपनी आपको पता ही है, एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर केवल कितना होता है, एक ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आपको याद होगा सेक्शन 2 क्लोज 68 बेसिक्स ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में क्या है, कम से कम डायरेक्टर कितने होते हैं, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, 200। ठीक है, आपको याद होगा ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर की बात की गई थी किसमें, सेक्शन 2 क्लोज 68 प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में, ठीक है। और सेक्शन 3 जो है
सेक्शन 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, तो वहाँ बताया गया था कि प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स कितने होते हैं कम से कम, मेंबर्स कितने होते हैं कम से कम 2, ठीक है, और मेंबर्स कितने होते हैं कम से कम 2, और जो मेंबर्स सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया पहले, मेंबर्स जो बताए गए हैं कम से कम वो सेक्शन 3 में बताए गए हैं वो 2 होते हैं, और सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जो बताए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बताए गए हैं, मेंबर कितने 200। तो मेंबर्स की बात कहाँ की गई है, कम से कम सेक्शन 3 में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है वहाँ पे, ठीक है। अब जो डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम, डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम 1 पर्सन कंपनी में, ठीक है, वो कितने होते हैं 1, प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं 2, और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं कम से कम 3। दोबारा समझिए, 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, सिंपल। फिर कहते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हैं। देखिए अब मिनिमम डायरेक्टर्स की जो संख्या बताई गई ये तो कंपनी के हिसाब से 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, 1 2 3, ठीक है। अब मैक्सिमम की अगर बात करें तो सभी में मैक्सिमम कितने हैं 15, बेशक 1 पर्सन कंपनी है, बेशक प्राइवेट कंपनी है, बेशक पब्लिक कंपनी है, तो सभी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है, सभी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है 15, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बट हाँ, अगर इनमें से कोई भी कंपनी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स करना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 15, और 15 की बियॉन्ड लेके जाना तो क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। यानी 1 पर्सन कंपनी या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, तीनों में ही क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 15, 15 से ऊपर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शिल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिस्ट्रिक्शन है ये सेक्शन 8 कंपनी, अब आपको याद होगा सेक्शन 8 कंपनी क्या थी, वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई, तो चैरिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, या रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या साइंस को, आर्ट्स को, कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, या एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, यानी ऐसे अच्छे कामों के लिए बनाई गई है, यानी जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है उसे क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जो लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो लागू नहीं होती। तो सिंपल याद रखिए, 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1, प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 3, और इन सब में ही क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकते हैं, 15 के बियॉन्ड जाना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पता है क्या होता है कि देखिए 2 तरह के रेजोल्यूशंस होते हैं, मैंने जीएम वाले चैप्टर में करवाया है। 2 तरह के रेजोल्यूशंस होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी फेवर में होनी चाहिए, यानी जो वोट्स फेवर में होने चाहिए वो अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए, वोट जो फेवर में है वो क्या है, अगेंस्ट से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, वोट जो फेवर में है वो अगेंस्ट का 3 गुना होने चाहिए कम से कम, अगर अगेंस्ट यानी कि 5 है तो फेवर में कम से कम 15 होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये जो कंडीशन है मैक्सिमम डायरेक्टर्स की, ये सेक्शन 8 कंपनी पे लागू नहीं होती, ठीक है जी। फिर है वीमेन डायरेक्टर। अब देखिए जो पुराना कानून था कंपनीज एक्ट 1956, उसमें वीमेन डायरेक्टर का कोई प्रोविज़न नहीं था, यानी पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ भी कंपनी में क्या है कि एक वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। बट अब क्या है कि कंडीशन लगा दी गई है, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, अब क्या है कि कंडीशन लगा दी गई है कि कुछ एक प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज में, कुछ एक कंपनीज में क्या है कि वीमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। अब वो कौन सी कंपनी है, एक वो कंपनी जो लिस्टेड है, ठीक है, ऐसी कंपनी जो क्या है लिस्टेड है उसमें एक वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और ऐसी पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड तो नहीं है बट जिनकी पेड अप कैपिटल कितनी है, पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल कितनी है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर टर्नओवर कितनी है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा। दोबारा समझिए, वीमेन डायरेक्टर की प्रोविज़न पुराना जो कानून था कंपनीज एक्ट 1956 उसमें नहीं थी, पर जो नया कानून है कंपनीज एक्ट 2013 उसमें वीमेन डायरेक्टर का प्रोविज़न दिया गया है। क्या कहते हैं कि हर एक लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए, यानी अगर कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं उसमें से एक वीमेन होनी चाहिए, ठीक है। और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है बट पब्लिक कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है, अगर उनकी पेड अप कैपिटल कितनी है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा सॉरी, या टर्नओवर कितनी है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो पेड अप कैपिटल कितनी है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर कितनी है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उन्हें भी वीमेन डायरेक्टर चाहिए। तो क्लियर। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो पेड अप कैपिटल या टर्नओवर जो देखनी है, पेड अप कैपिटल या टर्नओवर देखनी है, ये कब की देखनी है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
यानी अगर 2020-21 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, वो अगर ऑडिट हो चुका है तो जो लेटेस्ट डेट है 31/3/2021, 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 की हमने क्या है कि जो लेटेस्ट डेट जो है वो देखनी है। ठीक है, 31 मार्च 2021 की जो पेड अप कैपिटल है या उस दिन तक की जो टर्नओवर है उस साल की, वो देखनी है। अब मान लीजिए 2020-21 के ऑडिट नहीं हुआ, तो 2021 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो ऑडिट नहीं हुई, पर पिछली साल की 19-20 यानी 19-20 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिट हो चुकी हैं, तो ठीक है, 31/3/2020, 31 मार्च 2020 का क्या है, हम जो स्टेटस है वो देख लेंगे कि 31 मार्च 2020 को जो कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी थी, या उस दिन उस साल की जो फाइनेंशियल जो टर्नओवर थी वो कितनी थी। ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या सीखा कि कम से कम जो डायरेक्टर है 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कंपनी में कितने हो सकते हैं, 15। 15 के बियॉन्ड क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। और जो वीमेन डायरेक्टर कौन कौन सी कंपनी को चाहिए, जो कंपनी लिस्टेड है, या वो कंपनी जो लिस्टेड तो नहीं है, पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड तो नहीं है, पर जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर कितनी है, 300 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, और जो पेड अप कैपिटल या टर्नओवर जो देखनी है वो लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ऑडिटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, लेटेस्ट ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सबकी देखनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है रेजिडेंट डायरेक्टर। अब देखिए वीमेन डायरेक्टर वाली जो कंडीशन थी ये तो कुछ एक कंपनीज को लागू हुई, लिस्टेड कंपनी को, या लिस्टेड जो अनलिस्टेड तो नहीं है बट पब्लिक कंपनीज हैं जिनकी पीयूसी या टर्नओवर एक लिमिट से जा रहा है। आप कहते हैं कि जो रेजिडेंट डायरेक्टर है वो हर एक कंपनी को चाहिए। अब 1 पर्सन कंपनी है, उसका तो डायरेक्टर है वो तो रेजिडेंट होगा ही होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्टर है वो इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन भी और जो रेजिडेंट तो है ही है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो कंपनीज हैं उनकी कंपनी का एटलीस्ट एक डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी में चलो है ही एक है, आप कहते हैं कोई भी कंपनी का कम से कम एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। आप पूछोगे सर रेजिडेंट क्या होता है, जिसकी स्टे इंडिया में पिछले साल 182 डेज की कम से कम रही हो, पिछले साल जिसकी स्टे इंडिया में 182 डेज रही हो। अगर मान लो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को अभी पूरा हुए साल भी नहीं हुआ, तो जितने दिन की इनकॉर्पोरेशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रपोर्शन में क्या है, इसकी स्टे इंडिया में होनी चाहिए। मान लो कंपनी को अभी रजिस्टर्ड हुए कितना हुआ है, 6 महीना हुआ है। ठीक है, तो कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई थी, 1 अक्टूबर को, अभी क्या हुआ 31 मार्च हुआ है मान लो। ठीक है, तो 6 महीना कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को हुआ है। तो अब जो स्टे है डायरेक्टर की वो कैसे देख लेंगे, हाफ 6 महीने के हिसाब से देख लेंगे। तो 182 डेज पूरे साल में होनी चाहिए, तो 6 महीने के अनुसार कितनी होनी चाहिए, 91 डेज। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। तो हर एक कंपनी का एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who stays in India for a total period of not less than 182 days during the financial year। तो हर एक कंपनी का एक डायरेक्टर क्या है क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, यानी उसकी स्टे इंडिया में क्या है फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज की होनी चाहिए। और जो मैंने बताया, मान लीजिए अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसको इनकॉर्पोरेट हुआ पूरा साल भी नहीं हुआ, तो जो डायरेक्टर है उसकी जो स्टे देखनी है हमने उस प्रपोर्शन में देख लेनी है जितने टाइम के लिए कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो नई कंपनी जो है अभी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका कैसे देखेंगे, प्रपोर्शन में, कैसे प्रपोर्शन। ठीक है ना। तो चलिए, तो आपको इसका तो समझ आ गया कि कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, एक्चुअल में टॉपिक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी है 149 में, पर वो आपके सिलेबस में नहीं, तो उतना ही कवर किया जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो पहले आपको समझ आया कम से कम डायरेक्टर कितने हैं, 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो कितने हैं, 15 हैं सब में। और 15 के बियॉन्ड क्या चाहिए होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। 15 के बियॉन्ड क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। और हर एक कंपनी जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसे एक वीमेन डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, और हर एक कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है 152। एक्चुअल में 152 जो सेक्शन है ये किसके रिगार्डिंग है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग। तो पहला है सबसेक्शन 1, 152 सबसेक्शन 1। यहाँ बात की गई है फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में। अब आप पूछेंगे सर ये फर्स्ट डायरेक्टर कौन से होते हैं,
ठीक है, देखिए जब कंपनी बनती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उस समय जो डायरेक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर। यानी कंपनी अभी भी बनी है तो उस समय के जो डायरेक्टर्स उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स। उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कहते हैं कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, डिसाइड होगा एज पर द आर्टिकल्स। ठीक है, फिर आर्टिकल्स में बता दिया गया मिस्टर राम श्याम क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, तो बात खत्म। तो राम श्याम क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो एज पर द प्रोविजंस मेड इन आर्टिकल्स। ठीक है, या फिर आर्टिकल में बता दिया गया कि इस प्रकार से डायरेक्टर क्या है, डिसाइड होंगे। आर्टिकल में लिख दिया गया कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ही क्या है, जो है डायरेक्टर्स होंगे, या कुछ और लिख दिया गया, तो जिसका भी लिखा गया वही क्या है मान लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे डिसाइड होंगे, एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई प्रोविजन नहीं दी गई आर्टिकल्स में, अगर आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन ही नहीं दी गई, तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है, अब सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कौन होते हैं, मेंबर्स। जब कंपनी बनती है, ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम को, जिसे हम मेंबर्स बोलते हैं, तो वही क्या मान लिए जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट डायरेक्टर कैसे डिसाइड होगा, एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स। फिर कहते हैं कि अगर आर्टिकल्स ही साइलेंट है तो, अगर आर्टिकल्स ही साइलेंट है तो क्या है, जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, क्या है, जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है उन्हें क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। क्लियर। फिर कहते हैं कि इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, जहां पे एक ही क्या है, मेंबर होता है, इकलौता मेंबर, एन इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर shall be deemed to be first director until the director or directors are duly appointed by member in accordance with the provisions of this section। कहते हैं कि देखिए जो वन पर्सन कंपनी है, जो वन पर्सन कंपनी है जिसमें इकलौता ही क्या है, मेंबर है, ठीक है, उसे ही क्या डायरेक्टर मान लिया जाएगा, जब तक क्या है कि डायरेक्टर्स प्रॉपरली अपॉइंट नहीं कर देता मेंबर। यानी कि मैं ही मान लीजिए वन पर्सन कंपनी में इकलौता मेंबर हूं, ठीक है, तो जब तक मैं और डायरेक्टर, नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर देता, ठीक है, तभी तक क्या है कि मैं ही क्या है, डायरेक्टर मान लिया जाऊंगा। तो जो इकलौता मेंबर है वही क्या है, डायरेक्टर मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया आपको फर्स्ट डायरेक्टर वाला। फर्स्ट डायरेक्टर में क्या था कि फर्स्ट डायरेक्टर जो अपॉइंट होंगे वो एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स डिसाइड होंगे। ठीक है, अगर आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल में कुछ लिखा ही नहीं है, तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम को ही क्या मान लिया जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। और कहते हैं जो वन पर्सन कंपनी के केस में क्या है कि जब तक जो वन पर्सन है, जो वन मेंबर है, वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर लेता, तो वही जो वन मेंबर है वही क्या है कि डायरेक्टर मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की जो बेसिक जो प्रोविजंस है, कंडीशंस है, वो क्या हैं। अब बेसिक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो क्या है कि किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। अब मैंने बताया कि जो मेंबर्स होते हैं वो पास करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो मेंबर्स हैं वो क्या पास करते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है कि जो वोट्स फेवर में होती हैं अगेंस्ट से ज़्यादा होती हैं। अगेंस्ट मान लो 200 वोटें हैं, ठीक है, 200 वोट्स क्या हैं, अगेंस्ट हैं, तो फेवर में कितने चाहिए, 201। अगेंस्ट अगर 200 वोट्स हैं तो फेवर में कितने चाहिए, 201। तो ये क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हुआ, वोट जो फेवर में है, वोट जो फेवर में है वो अगेंस्ट से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, एक तो क्या है, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि जिसको अपॉइंट किया जा रहा है एज ए डायरेक्टर, उसके पास पहले डिन होना चाहिए, यानी डिन अलॉट हो चुका हो। डिन क्या है, अलॉट हो चुका हो। डिन क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्टर बनना चाहता है किसी कंपनी में, तो उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन के बिना वो कोई व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, और उसे क्या है कि सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, यानी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, यानी वो डायरेक्टर बनने के काबिल है। ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टर बनने के काबिल है। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसको। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेस प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। अब ये क्या लिखा है इन्होंने, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जीएम। तो कहते हैं कि देखिए डायरेक्टर तो अपॉइंट होगा जीएम में, डायरेक्टर तो क्या है जीएम में अपॉइंट होगा। ठीक है, बट लिखा है सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यानी इसका मतलब क्या, सेव एज क्या, एक्सेप्ट, EXCEPT अपवाद। यानी अगर इस एक्ट में कुछ और लिखा है तो वैसा होगा, नहीं तो डायरेक्टर तो कैसे अपॉइंट होगा, जीएम में, मेंबर्स द्वारा। मेंबर्स की जनरल मीटिंग्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके क्या है, डायरेक्टर अपॉइंट होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि डायरेक्टर को 3 तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। एक तो मेंबर्स, जो हम पढ़ रहे हैं, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं बेसिकली, और 161 में क्या है कि जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कुछ एक केसेस में क्या है, बोर्ड भी क्या है, डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं कुछ एक केसेस में। और सेक्शन 242 है, सेक्शन क्या है 242 एनसीएलटी वाला, सेक्शन 242 जो एनसीएलटी वाला है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो एनसीएलटी भी क्या है, डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। तो जहां पे इस एक्ट की प्रोविजंस में लिखा है कि कोई और अपॉइंट कर सकता है तो ठीक है, वो कर सकता है, नहीं तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन जीएम। तो मैंने बताया कि 161 में क्या लिखा है कि बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, और 242 में क्या लिखा है, एनसीएलटी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो वो दो प्रोविजन को छोड़ के बाकी केसेस में क्या है कि मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कहते हैं कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज बीन allotted the DIN director identification number under section 154 or any other number as may be prescribed under 153। तो कहते हैं कि देखिए, तब तक एक व्यक्ति को हम डायरेक्टर नियुक्त नहीं कर सकते जब तक उसको डिन अलॉट नहीं हो जाता। डिन अलॉट शब्द लिखा है, यानी मान लीजिए मैंने डिन के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, एक कंपनी ने मुझे डायरेक्टर बना लिया। ठीक है, डिन के लिए क्या है, मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है और कंपनी ने मुझे क्या किया, डायरेक्टर बना लिया। तो क्या मेरी अपॉइंटमेंट वैलिड है? नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट वैलिड बिल्कुल नहीं है। क्यों? मुझे डिन अलॉट नहीं हुआ। आई हैव जस्ट मेड एन एप्लीकेशन, मैंने जस्ट एप्लीकेशन दी है, मुझे डिन अलॉट नहीं हुआ। मैंने केवल अभी एप्लीकेशन दी है, मुझे डिन अलॉट नहीं हुआ। समझिए ध्यान से, मुझे डिन अलॉट नहीं हुआ, मैंने जस्ट एक एप्लीकेशन लगाई है। अगर मुझे डिन अलॉट हो गया तभी मैं डायरेक्टर के लिए क्या है, अप्लाई कर सकता हूं, मैं डायरेक्टर बन सकता हूं। समझ गए? डायरेक्टर तभी अपॉइंट किया जा सकता है किसी व्यक्ति को जब उसको डिन अलॉट हो चुका है। अगर उसने केवल एप्लीकेशन लगाई है, अभी तो डिन अलॉट नहीं हुआ, तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो पहली बात क्या है कि डायरेक्टर को जीएम में अपॉइंट किया जाएगा, मेंबर्स द्वारा जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि उसको डिन अलॉट हो चुका हो। ठीक है, फिर कहते हैं एवरी पर्सन proposed to be appointed as director by the company in GM या otherwise shall furnish the DIN and declaration that he is not disqualified to become a director under this act। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि एक तो क्या है कि वो डिन दे देगा कि डिन मेरा ये डिन है। ठीक है, कि जिस कंपनी में उसे डायरेक्टर बनना है उसको बताएगा कि मेरा डिन ये है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है। ठीक है, और साथ में उसे एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, यानी मैं क्वालिफाइड हूँ टू बिकम द डायरेक्टर। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन है 164, उसे बताना है कि मैं 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। ठीक है, ए पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज डायरेक्टर एंड सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद द आरओसी विदिन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब एज पर द रूल्स। कहते हैं कि देखिए, कोई भी डायरेक्टर जो अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर, वो डायरेक्टर के तौर पे काम नहीं करेगा। पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर, तो जिसे अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर, ठीक है, वो एज ए डायरेक्टर तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो कंसेंट नहीं फाइल कर देता। ठीक है, कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, और उसकी जो कंसेंट है वो आरओसी के पास फाइल नहीं हो जाती। यानी कहने का बात सिंपल है, यानी कि डायरेक्टर के तौर पे काम करने से पहले उसे अपनी कंसेंट टू बिकम एज ए डायरेक्टर फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या है कि जो कंसेंट है वो फाइल की जाएगी आरओसी के पास, अपनी कंसेंट दे दे कंपनी को। ठीक है, कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, और उसकी कंसेंट जो है वो आरओसी के पास फाइल हो जानी चाहिए, तभी ही क्या है वो एज ए डायरेक्टर काम कर सकता है। फिर कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन जीएम एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट अनेक्स टू द नोटिस फॉर द जीएम shall include a statement that in the opinion of the board he fulfills the conditions specified in this act for such an appointment। देखिए, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, ठीक है, जो बिल्कुल इम्पार्शियल होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसमें इतना ही मैं आप बता दूं क्या लिखा है इन्होंने, कि कहते हैं कि देखिए कि जब जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर क्या है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो जब जीएम बुलानी है जहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है मेंबर्स ने, तो मेंबर्स को नोटिस भेजना होता है,
तो उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाई जाती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये बताया जाएगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओपिनियन में जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो वाकई ही क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल है। ठीक है, दोबारा समझिए, अगर जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, जीएम में जिसको अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे उसे अपॉइंट किया जाना है, अपॉइंट किया जाना है। तो उस जो जीएम का नोटिस भेजना है जो मेंबर को, उस नोटिस के साथ एक क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाई जाएगी। इसमें ये बताया जाएगा कि बोर्ड की ओपिनियन में क्या है कि जो व्यक्ति जो अपॉइंट किया जा रहा है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या बनी किसी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की? एक तो कहते हैं कि अगर एक्ट में कुछ और लिखा है तो वैसे होगा, जैसे मैंने बताया कि 161 में क्या है, बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, और 242 में एनसीएलटी अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर को। तो उनको छोड़ के अदरवाइज क्या है, जो जीएम है, जीएम में क्या है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो डायरेक्टर को जीएम में ही अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, वो दो केसेस को छोड़ के। और कहते हैं कि देखिए, अब जो डायरेक्टर बनने वाला है उसको पहले तो डिन अलॉट हो चुका हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है अलॉट हो चुका हो, या कोई और प्रिस्क्राइब नंबर, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी एज पर द रूल्स, तो क्या है, उससे वो अलॉट हो चुका हो। ठीक है, और क्या है, अब जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो अपनी एक तो कंसेंट फाइल करेगा कंपनी के पास। ठीक है, और ये कंसेंट फाइल की जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास, तभी वो एज ए डायरेक्टर काम कर सकता है। ठीक है, और वो डिक्लेरेशन देगा कि एक तो मुझे डिन अलॉट हो चुका है, और दूसरा डिक्लेरेशन इस बात का देगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, यानी वो क्वालिफाइड है टू बिकम डायरेक्टर। और जहाँ पे क्या है कि जीएम में जो अपॉइंट होने की बात हो रही है, वो किसको अपॉइंट होने की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो उस जीएम की जो नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगी, उसमें बोर्ड ये डिक्लेरेशन देगा कि उनकी ओपिनियन में क्या है कि जो व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल है। तो क्लियर। नेक्स्ट है 152 सबसेक्शन 6 एंड 7। अब देखिए ये किस चीज़ का है, ये है रोटेशनल डायरेक्टर का, रोटेशनल डायरेक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है सर? अब ऐसा होता है कि कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टर्स हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं, तो उन्हें रोटेट होना होता है, रोटेशन पॉलिसी होती है। जैसे बैंकों में आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद क्या है कि जो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको क्या है, रोटेट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ वालों को कहीं और लगा दिया जाता है, कहीं और वालों को यहाँ लगा दिया जाता है, तो रोटेशन पॉलिसी चलती रहती है। अब कहते हैं कि अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि सारे के सारे रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे, तो सारे ही रोटेशनल होंगे। ठीक है, सारे ही एक बार जाएंगे, उनकी जगह नए आएंगे। ठीक है, तो अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि सारे के सारे क्या है, रोटेशनल होंगे, तो सारे रोटेशनल हैं। अगर नहीं लिखा तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स, यानी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3 कम से कम क्या होंगे, रोटेशनल होंगे, अगर कुछ नहीं लिखा। ठीक है, कहते हैं अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम, ठीक है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी shall be persons whose period of office is liable to determination by retirement of directors by rotation, and save as expressly provided in this act be appointed by the company in GM। तो क्या बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि देखिए, अगर आर्टिकल्स में लिख दिया गया है कि हर एक एजीएम में सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, उनकी जगह नए आएंगे, तो ठीक है, यानी सारे के सारे डायरेक्टर्स ही क्या है, रोटेशनल है, मतलब जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे क्या है, रिटायर होंगे हर साल। ठीक है, तो ठीक है, रिटायर होंगे, उनकी जगह नए आ जाएंगे, या वही अपॉइंट कर ले जाएंगे, और एक बार तो रिटायर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर लिखा है कि सारे के सारे रिटायर होंगे एजीएम में, तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे, बी पर्सन्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, यानी कि एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये लागू कहाँ पे हो रहा है, केवल पब्लिक कंपनी में। तो प्राइवेट कंपनी में क्या है कि ये जो रोटेशन वाला चक्कर है लागू नहीं होता। और एंड कहते हैं कि जो ये अपॉइंट होंगे इनकी जगह पे, या ये जो अपॉइंट होंगे दोबारा मान लीजिए, ये उसी जीएम में अपॉइंट होते हैं, जीएम में अपॉइंट किए जाते हैं। समझिए ध्यान से। तो कहते हैं कि देखिए, अब मान लीजिए कंपनी के 12 डायरेक्टर्स हैं। कितने डायरेक्टर्स हैं, 12। तो 12 का 2/3 कम से कम, यानी 8। तो 8 क्या होंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आर्टिकल में लिख दिया गया कि सारे के सारे रिटायर होंगे
हर एजीएम में, फिर वही अपॉइंट हो जाएंगे या नए अपॉइंट हो जाएंगे तो ठीक है। नहीं तो क्या है कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स है उसका 2/3 क्या है, रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। 2/3 क्या होगा, रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि द रिमेनिंग डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ एनी सच कंपनी shall in default of and subject to any regulations in the articles of company also be appointed by company in GM, ठीक है। तो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने बताया कि सेव अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन GM, ठीक है। अब जो रोटेशनल डायरेक्टर्स है ये कहाँ अपॉइंट हो रहे हैं, GM में अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। जो GM में अपॉइंट हो रहे हैं वो क्या है, रोटेशनल है, ठीक है। ये तो सारे के सारे रिटायर हो रहे हैं या फिर क्या है, कम से कम 2/3 रिटायर होंगे बाय रोटेशन, ठीक है। और जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं shall in default and subject to regulations in the articles also be appointed by the company in GM। बाकी के डायरेक्टर्स भी कहाँ अपॉइंट होते हैं, GM में अपॉइंट होते हैं, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन द रेगुलेशंस, ठीक है। फिर कहते हैं कि एट द फर्स्ट AGM ऑफ द कंपनी हेल्ड आफ्टर, ध्यान से समझना, एट द फर्स्ट AGM ऑफ द कंपनी ऑफ द पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ GM at which the first directors are appointed in accordance with the clauses A, B and every subsequent AGM 1/3 of such of the directors for time being as are liable to retire by rotation, or if their number is neither 3 nor a multiple of 3 then the number nearest to 1/3 shall retire from office। आपको इसमें से कुछ नहीं याद रखना, मैं जो समझाता हूँ उसको याद रखिए। 2-3 चीज़ें याद रखनी है। वो कैसे, पहली बात तो क्या है कि जो रोटेशनल डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रोटेशनल डायरेक्टर्स या रिटायरिंग डायरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये लागू कहाँ होता है, ओनली टू द पब्लिक कंपनीज, ओनली टू पब्लिक कंपनीज, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी को पहली बात तो लागू होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो रोटेशनल डायरेक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी, नॉट टू द प्राइवेट कंपनी, पहली बात। अब क्या याद रखना है कि जो रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे, सिंपल सिंपल याद रखो, रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3। अब कहते हैं इसमें से रिटायर कितने होंगे, रिटायरिंग डायरेक्टर, इसको आप नोट कर लो, रिटायरिंग कितने होंगे, जो रोटेशनल है उसका 1/3, उसका 1/3। अब कहते हैं कि देखिए 2/3 तो करेंगे जब, तो फ्रैक्शन आ जाएगी तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2/3 है। जैसे कि मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 13, तो 13 स्ट्रेंथ है टोटल, तो रोटेशनल निकालने हैं हमने, तो वो कितने होंगे, एटलीस्ट 2/3, ठीक है। 2/3 जब करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना करेंगे 9, ठीक है। यहाँ पे कितना कर देंगे 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो जैसे ही कुछ फ्रैक्शन आएगा तो हम उसको नेक्स्ट इंटीजर पे ले जाएंगे, नेक्स्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रोटेशनल क्या है, कम से कम 2/3, तो यहाँ पे कुछ भी इंटीजर मतलब पॉइंट्स आएगा, फ्रैक्शन आएगा, तो नेक्स्ट इंटीजर पे ले जाएंगे। फिर चलो 9 आ गया रोटेशनल। अब इसमें से रिटायर कितने करने हैं, रिटायर होंगे जो रोटेशनल है उसका 1/3, तो 3। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आ जाता, तो अगर 0.5 से नीचे है तो नीचे चले जाते, पिछले फिगर पे चले जाते, उससे ऊपर है तो नेक्स्ट फिगर पे चले जाते। तो यहाँ नियरेस्ट देखते हैं, नियरेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब 2/3 करना है तो नेक्स्ट पे ही जाना है हमेशा। पॉइंट कुछ भी आ गया, 0.1 भी आ गया, 8.1 भी आ गया तो 9 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अगर 8.1 आ गया तो 8 है, 8.6 आ गया, 8.9 आ गया तो 9 है, ठीक है जी। तो इतना आपको समझ आया होगा कि अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे एट AGM तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल होंगे, और रोटेशनल में से एटलीस्ट 1/3 रिटायर होंगे बाय, मतलब रिटायर होंगे बाय रोटेशन, ठीक है। तो पहले क्या है कि 2/3 क्या है रोटेशनल होंगे, और रोटेशनल में से 1/3 क्या है हर साल रिटायर होंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर कहते हैं द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी AGM shall be those who have been longest in office since their last appointment, but as between the persons who became directors on the same day, those who are to retire shall in default of and subject to any agreement
अमंग्स देमसेल्व्स बी डिटरमाइंड बाय लॉट। इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि देखिए अब कुल मिला के 12 लोग हैं मान लीजिए, 12 में से 3 लोगों को जाना है। लेट अस सपोज कि हमने किया उतना 2/3 देखा कि टोटल रोटेशनल कितने हैं, 1/3 देखा रिटायर कितने होंगे। मान लीजिए अब 3 लोगों को रिटायर होना है, ठीक है, 3 डायरेक्टर्स को रिटायर होना है। अब क्वेश्चन है कि 3 जो टोटल 12 लोग हैं, 12 में से कौन से 3 रिटायर होंगे? 12 टोटल हैं तो 3 को रिटायर होना है। अब क्वेश्चन है कि कौन से 3 रिटायर होंगे 12 में से? तो कहते हैं कि जो सबसे पहले आए थे वो रिटायर होंगे पहले। अब कहते हैं कि मिस्टर ए सबसे पहले आया था तो ए रिटायर हो जाएगा, फिर बी आया था फिर बी रिटायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आए थे सी और डी, सेम डे आए थे। सी तथा डी क्या था? सेम डे आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले ए आया वो रिटायर कर दिया, बी आया वो रिटायर कर दिया, सी डी सेम डे को रिटायर हुए, सी डी सेम डे को आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि किसको रिटायर करें? तो कहते हैं कि देखिए अगर इनका आपस में एग्रीमेंट बन जाए, इनका अगर आपस में एग्रीमेंट बन जाए, इनका अगर आपस में एग्रीमेंट बन जाए तो जो एग्रीमेंट द्वारा डिसाइड हो जाता है कि डी रिटायर होगा तो ठीक है डी रिटायर हो जाएगा। इनका अगर एग्रीमेंट बन ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं बन रही कि सी जाए या डी जाए, तो वहाँ पर्ची वगैरह निकाली जाएगी, लॉट। तो लॉट द्वारा डिसाइड होगा कि कौन रिटायर होगा। तो लॉट द्वारा डिसाइड होगा कि कौन जाएगा, ठीक है। तो कुछ समझ आया कुछ? तो कह रहे हैं कि देखिए अब जब बात आएगी जाएगा कौन, तो जो पहले आया था यानी हु हैज़ सर्व्ड लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, जिसने क्या है कि डायरेक्टरशिप सबसे ज़्यादा समय तक होल्ड की है, वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। अगर कोई सेम डे पे आया है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक को रिटायर होना मान लीजिए, तो डिसाइड होगा बाय एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो बाय लॉट, कोई पर्ची पुर्ची निकाल ली, कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर कहते हैं कि एट द एजीएम एट विच ए डायरेक्टर रिटायर्स एज अफोरसेड द कंपनी में, या में है, कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर सम अदर पर्सन देयर टू। तो बिल्कुल सिंपल है। कहते हैं कि मान लीजिए अगर रिटायर कौन हुआ है? ए, ठीक है। ए को कंपनी चाहे दोबारा अपॉइंट कर सकती है, या फिर क्या है कि ए की जगह पे मिस्टर बी कोई और है उसको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो 152 में हमने क्या सीखा कि एक तो फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में सीखा, फर्स्ट कि फर्स्ट डायरेक्टर में क्या आ गया कि आर्टिकल द्वारा डिसाइड होगा कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। एज पर द आर्टिकल डिसाइड होगा फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। अगर आर्टिकल कुछ नहीं कहते तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में क्या मान लिया जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर। फिर हमने देखा कि 152 सबसेक्शन 225 की कंडीशंस क्या है डायरेक्टर बनने की। तो हमने देखा एक तो दिन अलॉट हो चुका हो और डायरेक्टर जो है जीएम में अपॉइंट होगा। कुछ एक एक्सेप्शन जैसे 161 है जहाँ बोर्ड अपॉइंट करता है, या 242 है एनसीएलटी अपॉइंट करता है, वो 2 एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो क्या है, दिन अलॉट हो चुका हो और अपॉइंटमेंट जीएम में होगी, उसको अपनी कंसेंट फाइल करनी है, कंसेंट आरओसी के पास फिर आगे फाइल की जाती है, ठीक है। और क्या है कि उसे डिक्लेरेशन देना है कंपनी को कि मुझे दिन अलॉट हो चुका है, प्लस क्या है कि मैं डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं हूँ। और कहते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है तो जीएम का जब नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के साथ ही एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाई जाएगी, बताया जाएगा, बोर्ड द्वारा डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि जिसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाना है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल है उनकी ओपिनियन में। फिर हमने किया कि अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, ठीक है, तो रिटायर होंगे, नहीं तो क्या है एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स टोटल स्ट्रेंथ का वो क्या है रोटेशनल होंगे, और उनमें से 1/3 क्या है रिटायर होंगे बाय रोटेशन, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 161। क्या है सेक्शन 161? ये किसका है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड। मैंने बताया कि देखिए अब 152 अभी हम पढ़ के आए, तो वहाँ था 152 सबसेक्शन 2, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होंगे वो क्या होंगे? जीएम में अपॉइंट होंगे। स्टार्टिंग में क्या लिखा था? सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। इस एक्ट में अगर कुछ और लिखा तो वैसा, नहीं तो क्या है जीएम में अपॉइंट होंगे। अब देखिए यही एक्सेप्शन आ गई 161। तो यहाँ पे बताया गया कि बोर्ड के पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है डायरेक्टर को अपॉइंट करने की। तो चलिए क्या कहते हैं। पहला कहता है कि एडिशनल डायरेक्टर। आप पूछेंगे सर ये एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है? कई बार क्या होता है कि बोर्ड को लगता है कि कंपनी को और डायरेक्टर चाहिए, चाहिए, ठीक है। जीएम हो चुकी है, अगली एजीएम अभी आनी है, तो बोर्ड को लग रहा है कि हमें एक डायरेक्टर की आवश्यकता है। तो बोर्ड क्या है, अगर आर्टिकल्स में पावर्स दी गई है, तो
तो बोर्ड क्या है, अपनी मीटिंग बुला के एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है जिसकी टेन्योर आने वाली एजीएम तक होगी। बस याद ये रखना है, एक तो आर्टिकल्स में पावर होगी तभी बोर्ड ऐसा कर सकता है, ठीक है। और बोर्ड जो करेगा, जिसको अपॉइंट करेगा एज ए डायरेक्टर, उसकी जो टेन्योर है केवल आने वाली एजीएम तक है, अप टू द एंस्यूइंग या अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। तो चलिए, आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी में कन्फर ऑफ इट्स ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन ए जीएम। तो ये ध्यान से रखना फोकस में कि उस व्यक्ति को बोर्ड एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता जिसे एजीएम में मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया। तो जिस व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करने से रिजेक्ट कर दिया मेंबर्स ने एजीएम में, पिछली एजीएम में, उसे बोर्ड अब चालाकी के द्वारा बीएम में अपॉइंट नहीं कर सकता एज एन एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ कंपनी जो है वो कन्फर कर सकते हैं बोर्ड को टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, जब मर्जी, हु शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो कुल मिला के इसमें आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा कब हो सकता है। पहली बात तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरी बात क्या है कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं उसे रिजेक्ट ना किया गया हो एजीएम में। जैसे एजीएम में रिजेक्ट कर दिया गया था, पिछली एजीएम में मेंबर्स की मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया गया था डायरेक्टर बनने से, तो उसे क्या है कि बोर्ड अपॉइंट ना करे, पहली तो ये ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि बोर्ड जिसे अपॉइंट कर रहा है एज एन एडिशनल डायरेक्टर, उसकी टेन्योर कब तक है, आने वाली एजीएम तक। फिर कहते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए एजीएम टाइम पे हुई नहीं, जब एजीएम होनी चाहिए थी तो उस केस में क्या होगा कि लास्ट दिन जिस दिन एजीएम होनी चाहिए, वो लास्ट दिन, अंतिम दिन जिस दिन एजीएम होनी चाहिए, तब तक इसकी टेन्योर होगी, बस कहानी खत्म। तो दोबारा समझिए, एडिशनल डायरेक्टर को पहली बात अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एडिशनल डायरेक्टर को जो अपॉइंट करना है वो नहीं होना चाहिए जिसको मेंबर्स ने मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया, जिसने मेंबर में, ठीक है, जिसको प्रपोजल आया अपॉइंट करने का, और मेंबर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया, यानी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी टेन्योर कब तक होगी, आने वाली एजीएम तक, ठीक है। अगर आने वाली एजीएम टाइम पे नहीं होती तो लास्ट दिन जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, एजीएम होगी टाइम पे, तो जिस दिन एजीएम हुई, नहीं हुई तो लास्ट दिन जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी तब तक टेन्योर होगी, ठीक है। अब मान लीजिए एजीएम होनी थी, लास्ट दिन जो है एजीएम का वो 30 सितंबर का है, तो देखते रहे एजीएम कब होगी, तो 30 सितंबर तक एजीएम नहीं हुई तो 30 सितंबर को छुट्टी हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगर मान लीजिए लास्ट दिन क्या है, 30 सितंबर है, मीटिंग हो जाती है 1 अगस्त को ही, एजीएम हो जाती है 1 अगस्त को ही, तो उसकी छुट्टी हो जाएगी 1 अगस्त को। अगर एजीएम टाइमली हो जाती है तो जिस दिन एजीएम हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो जिस दिन क्या है, लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ठीक है जी। तो आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, तभी बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, जिसे रिजेक्ट किया गया उसे अपॉइंट नहीं कर सकता। और फिर है टेन्योर, जिस दिन एजीएम हुई या लास्ट दिन जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर तक इसकी टेन्योर होती है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। अब क्या होता है कि कई बार एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर चला जाता है घूमने फिरने, या किसी कारण से, किसी कमर्शियल पर्पस पे या पर्सनल पर्पस के कुछ भी कारण से, क्या है, एक डायरेक्टर कंपनी का बाहर चला जाता है। अब कहते हैं कि जब एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर है कम से कम 3 महीने, कि 3 महीने से ज़्यादा, यानी एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर चला जाता है 3 महीने से ज़्यादा के लिए, 3 महीने से ज़्यादा के लिए। अब बोर्ड के पास पावर होती है कि उसकी जगह पे काम चलाने के लिए किसी और को अपॉइंट कर ले। अब बोर्ड उसकी जगह पे जिसको अपॉइंट करेगा, बोर्ड उसकी जगह पे जिसको अपॉइंट करेगा, उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब क्वेश्चन आया कि ये पावर बोर्ड एक्सरसाइज कब कर सकता है। ये पावर तभी एक्सरसाइज की जा सकती है जब आर्टिकल्स ने ऑथराइज कर रखा है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एडिशनल डायरेक्टर का, तो एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड को अब अपॉइंट करता है जब आर्टिकल ने पावर दे रखी है। तो ऐसे ही क्या है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी बोर्ड तभी अपॉइंट कर सकता है जब आर्टिकल में पावर दी गई है, या फिर क्या है कि मेंबर्स ने मीटिंग में पास करके, रेजोल्यूशन पास करके पावर दे रखी है, बाय रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन जीएम, ठीक है। यानी कि या तो आर्टिकल में पावर है या मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर दे रखी है, तो ही क्या है कि बोर्ड एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट ए पर्सन नॉट बीइंग ए पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति पहले ही किसी व्यक्ति के बिहाफ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर है,
उसे दोबारा किसी और के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यानी मान लीजिए मुझे जगदीप को एक डायरेक्टर है रीमा गोयल, रीमा गोयल के बिहाफ पे मुझे क्या है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। मान लो रीमा गोयल क्या है कि 5 महीने के लिए अमेरिका गई हुई है, तो उस डायरेक्टर के बिहाफ पे मुझे पहले ही क्या है ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब मुझे क्या है किसी और कंपनी के किसी और डायरेक्टर के बिहाफ पे भी क्या बना लिया गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। यानी मैं 2 व्यक्तियों के लिए 2 डायरेक्टर्स के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, अपॉइंट ए पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी। जो पहले ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसे दोबारा किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, पहली बात। या फिर होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर ए डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया। तो जो व्यक्ति क्या है इंडिया के बाहर गया है 3 महीने से ज़्यादा के लिए, ठीक है, उसकी जगह पे क्या है कि बोर्ड किसी और व्यक्ति को क्या है किसी और डायरेक्टर को क्या है क्या बना सकता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकता है, किसी और व्यक्ति को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकता है। ठीक है, ठीक है जी। यानी पहले बात क्या है, और दो कंडीशन याद रखनी है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जो क्या है कि पहले ही किसी के बिहाफ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसे दोबारा किसी और व्यक्ति के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते। या कंपनी में पहले ही कोई बंदा डायरेक्टर है, जो व्यक्ति पहले ही डायरेक्टर है उसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया, तो 2 तरह की डायरेक्टरशिप आ गई उसके पास। तो ओरिजिनल तो वो है ही है और ऑल्टरनेट भी बन गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मान लीजिए आप क्या हैं कि इंडिया के बाहर गए हैं, ठीक है, आप इंडिया के बाहर गए हैं, ठीक है, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब मैं कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे कंपनी ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया तो चलेगा। अगर मान लीजिए मैं कंपनी में पहले ही डायरेक्टर हूँ, अब आप एक डायरेक्टर हैं मैं भी डायरेक्टर हूँ, आप इंडिया के बाहर चले जाते हैं 5 महीने के लिए, अब मुझे आपके बिहाफ पे क्या बना दिया गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं तो पहले ही डायरेक्टर हूँ, है कि नहीं। जो बंदा पहले ही डायरेक्टर है उसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते आप, ठीक है। और जो बंदा क्या है कि पहले ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसे दोबारा किसी और डायरेक्टर के लिए क्या है ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कंपनी के एक डायरेक्टर है, 5 महीने के लिए इंडिया के बाहर चली जाती है, ठीक है। अब क्या है कि मिस्टर बी जो कंपनी में पहले ही किसी और के बिहाफ पे क्या है ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं, किसी और के बिहाफ पे क्या है ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं, तो इसे आप दोबारा इसके बिहाफ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते। या मिस्टर सी जो कंपनी में पहले ही डायरेक्टर हैं, ऑल्टरनेट नहीं है नॉर्मल है, ठीक है, तो इसे भी क्या है कि आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते, तो पहले डायरेक्टर है। डी जो बिल्कुल जो डायरेक्टर नहीं है कंपनी का, ना ऑल्टरनेट ना किसी प्रकार का कोई डायरेक्टर, इसे आप बना सकते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। समझ गया। तो बोर्ड क्या है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है तब जब कंपनी का एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर चला जाता है 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि बोर्ड को पावर मिली हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा, या फिर क्या है कंपनी के मेंबर्स ने जीएम में रेजोल्यूशन पास करके पावर दे रखी हो। क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता जो कंपनी में पहले ही डायरेक्टर है, या जो कंपनी में क्या है पहले ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ठीक है। तो क्लियर, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provisions of this act। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और सिंपल बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि देखिए एक व्यक्ति जो बाहर चला गया 3 महीने से ज़्यादा के लिए, वो क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब वो 5 महीने के लिए बाहर गया है, उसकी जगह पे मुझे क्या है कंपनी चाहती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया जाए, तो मैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तब बन सकता हूँ, और यानी कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर तब बन सकता हूँ उस डायरेक्टर के बिहाफ पे जो ऑल्टरनेट जो क्या था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसकी जगह पे मैं क्या है तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता हूं अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हूं। तो यानी कि वो कहते हैं कि जिस क्वालिफिकेशन का बंदा बाहर गया है उसी क्वालिफिकेशन का बंदा यहां पे आए। जो बंदा बाहर गया है अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल जो था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, अब जिस बंदे को उसकी जगह पे बनाया जा रहा है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो वो भी क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल होना चाहिए। क्लियर है, सिंपल है। फिर कहते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to director in whose place he has been appointed and shall vacate the office if and when director in whose place he has been appointed returns to India। अब कहते हैं कि देखिए जैसे एडिशनल डायरेक्टर था, अब एडिशनल डायरेक्टर की टेन्योर कब तक थी, आने वाली एजीएम तक, ठीक है। जब एजीएम हुई है
ठीक है, नेक्स्ट जब एजीएम होती है या लास्ट डे ऑफ डूइंग एजीएम विच एवर इज अर्लियर। अब कहते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है, जो किसी डायरेक्टर के बिहाफ पे अपॉइंट किया गया जो बाहर गया है, ठीक है, तो उसकी टेन्योर कब तक है। तो कहते हैं कि जो डायरेक्टर जब बाहर गया जो उसकी टेन्योर जब खत्म हो रही है तब तक, या वो जब वापस आ जाता है विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए जो बंदा बाहर गया था उसकी टेन्योर कितनी बची हुई है, 5 महीने की भी बची हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। तो अगर जो बंदा बाहर गया, जो ओरिजिनल डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, अगर वो ओरिजिनल डायरेक्टर 5 महीने तक वापस नहीं आता, तो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसकी 5 महीने पूरे होते ही क्या टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो जब ओरिजिनल वाले की खत्म होगी तो साथ ही क्या है, ऑल्टरनेट वाले की भी टेन्योर खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए बीच में चाले ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है, तो जैसे ही वो वापस आएगा ओरिजिनल डायरेक्टर, साथ ही क्या है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर की टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की टेन्योर है वो कब तक है, जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है या फिर जब ओरिजिनल डायरेक्टर की टेन्योर खत्म हो जाती है विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। चलिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया, एनी प्रोविजन फॉर द ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन डिफॉल्ट ऑफ एनदर डिफॉल्ट शैल अप्लाई टू ओरिजिनल एंड नॉट टू ऑल्टरनेट डायरेक्टर। देखिए, अब आपको याद होगा, अभी हम एक पिछला टॉपिक करके आए थे 152 वाला, कि वहाँ पे क्या होता है कि रीअपॉइंट भी कर सकते हैं ओरिजिनल को, ठीक है, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको हम क्या है दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट और भी है उसमें, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, जो आपके सिलेबस में मैंने नहीं पढ़ाया, 152 में है वो भी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अब कहते हैं कि जो बंदा बाहर गया है, जो डायरेक्टर बाहर गया है इंडिया के, ठीक है, जो वापस अभी नहीं आया, मान लीजिए 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। अब कहते हैं कि जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर जो लागू होती है, ठीक है, प्रोविज़न, वो ऑल्टरनेट को लागू नहीं होगी। मान लीजिए जो एक डायरेक्टर बाहर गया है, ठीक है, उस पर ये अप्लाई होता है कि यानी कि अगर वो रिटायर होता है तो उसको कंपनी कोई डिस्कस नहीं करती दोबारा अपॉइंट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है कंपनी में। तो कहते हैं कि वो वाली प्रोविज़न ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे अप्लाई नहीं होती। तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की जो प्रोविज़न है, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर की प्रोविज़न है, वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है नॉमिनी। अब देखिए, कंपनी ने क्या होता है, कई बार बैंकों से लोन ले रखा होता है, बैंक से लोन ले रखा होता है, या कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में क्या है कि जब बैंक्स कंडीशन लगा देते हैं कि हम क्या है कि आपकी कंपनी में क्या है कि एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, या होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी में क्या है, डायरेक्टर अपॉइंट करती है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, बट बोर्ड के साथ में कंसेंट चाहिए होती है। कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करता है, ठीक है, तो साथ में क्या है, उनकी जो नॉमिनी डायरेक्टर वो नॉमिनेट करते हैं और बोर्ड उसको अपॉइंट कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक ने नॉमिनेट कर दिया कि मिस्टर राम क्या है आपकी कंपनी में डायरेक्टर होंगे, उन्होंने नॉमिनेट किया, वो अपॉइंट नहीं कर सकते। अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ही करेगा। बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, तो बोर्ड कहेगा ठीक है जी, जो क्या है लेंडर ने यानी बैंक ने जो नॉमिनेट किया उसे हम अपॉइंट कर रहे हैं, सिंपल। अब कहते हैं कि इसकी टेन्योर कब तक होगी, जब तक वो क्या है कि वो कंपनी जो बैंक ने अपॉइंट किया उनका एम्प्लॉई है, कल को वो उनका एम्प्लॉई नहीं रह जाता तो कंपनी भी हटा देगी उसको, ठीक है। और या फिर क्या है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जब वो पूरी हो जाती है तब हटा दिया जाएगा, या बैंक ने जो लोन दिया था हमें, हमने कंपनी का बैंक का लोन वापस कर दिया, बैंक का लोन वापस कर दिया तो छुट्टी हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि द सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी की आर्टिकल्स में अगर प्रोविजन दी गई है कुछ, उसको देखना पड़ेगा। बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और ऑफ एनी एग्रीमेंट या बाय सीजी या एसजी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन ए गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो बोर्ड में अपॉइंट, पर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी, तो आर्टिकल्स की प्रोविजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल्स की प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए बोर्ड क्या है, डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है जो नॉमिनेट किया जाता है किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास कंपनी की शेयर होल्डिंग है, ठीक है, शेयर्स है कंपनी के, उसलिए, या कोई एग्रीमेंट, जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया, लोन के एक एग्रीमेंट हुआ कि हाँ कि जो बैंक है वो कंपनी में 2 डायरेक्टर्स अपने नॉमिनेट करेगा, बैंक ने नॉमिनेट कर दिया तो बोर्ड ने उसे अपॉइंट कर दिया, बट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स। आर्टिकल में क्या लिखा है ये भी देखना
पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी। अब क्या होता है, कई बार कोई डायरेक्टर है, उसकी डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उसकी जगह पे अचानक से किसी और को अपॉइंट करना पड़ जाता है। तो बोर्ड के पास पावर है, उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि जैसे ही अगली जनरल मीटिंग आएगी, अगली मेंबर्स की मीटिंग आएगी, तो वहाँ पे उनकी अप्रूवल ले ली जानी चाहिए, कि उनकी अप्रूवल ले ली जानी चाहिए। कहते हैं कि इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी जीएम, ऐसा कंपनी का कोई भी डायरेक्टर तो मेंबर्स द्वारा जीएम में अपॉइंट किया गया था एज पर सेक्शन 152 इज वेकेटेड बिफोर हिज टर्म, यानी डेथ होगी, कुछ हो गया, एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स, रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में मर्जी है कंपनी की फिल करे ना करे, इन डिफॉल्ट ऑफ एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशंस इन आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग बुला के क्या है, ये वैकेंसी को फिल कर सकता है, यानी किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, विच शैल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन इमीडिएट नेक्स्ट जीएम। तो पहले क्या है कि मेंबर की मान लीजिए डेथ हो जाती है, या मेंबर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, कुछ हो जाता है उसे, ठीक है, या अचानक से इस्तीफा देके चला जाता है, तो उसकी जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई है, बोर्ड उसको फिल कर सकता है, बोर्ड की मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करके अपना, और उसके बाद कहते हैं जैसे ही जीएम आएगी तो वहाँ मेंबर्स की अप्रूवल भी लेनी है, जैसे ही जीएम आएगी मेंबर्स की अप्रूवल भी लेनी है। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ इट हैड नॉट बीन वैकेटेड। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि मान लीजिए जिस बंदे की वैकेंसी अराइज हुई है, जिस डायरेक्टर की डेथ हुई है, उसकी टेन्योर केवल 4 महीने की बची थी, तो जिस डायरेक्टर की डेथ हुई है उसके बिहाफ पे जो नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, तो कैजुअल वैकेंसी फिल की गई है, तो जो नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया उसकी जो टेन्योर है वो केवल कब तक होगी, जब तक पुराने वाले इसकी वैकेंसी राइज हुई है उसकी टेन्योर बची थी जितने टाइम तक, तो वही क्या है उसकी टेन्योर होगी नए वाले डायरेक्टर की। तो आपने देखा कि किस किस प्रकार की जो वैकेंसीज हैं और किस किस प्रकार के जो अपॉइंटमेंट्स है वो बोर्ड कर सकता है। तो पहले हमने डिस्कस किया सबसे पहले एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। तो कहते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर तभी अपॉइंट किया जा सकता है अगर आर्टिकल्स में पावर्स दी गई हो। जिस व्यक्ति को डायरेक्टर बनने से रिजेक्ट कर दिया गया है मेंबर्स द्वारा जीएम में, तो उस व्यक्ति को बोर्ड क्या है कि चालाकी से यानी कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। फिर आया कि एडिशनल डायरेक्टर की जो टेन्योर है वो कितनी होगी, आने वाली एजीएम तक, ठीक है, जब एजीएम हुई है नेक्स्ट, या फिर एजीएम लास्ट दिन जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट था ऑल्टरनेट डायरेक्टर। आप कहते हैं कि देखिए एक कंपनी का डायरेक्टर इंडिया के बाहर चला जाता है 3 महीने से ज़्यादा, तो अगर पावर दी गई है आर्टिकल्स में या कंपनी के मेंबर्स ने जीएम में रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को पावर दे दिया, बोर्ड को पावर दे दी है, तो बोर्ड क्या है कि जो डायरेक्टर बाहर गया है यानी जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसके बिहाफ पे क्या है किसी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। और जो व्यक्ति पहले ही कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर है किसी और के बिहाफ पे, तो उसे क्या है ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, या जो कंपनी का पहले ही कोई और डायरेक्टर है उसे दोबारा किसी और डायरेक्टर के बिहाफ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर की टेन्योर कब तक होती है, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर की टेन्योर बची है तब तक, या ओरिजिनल डायरेक्टर जब वापस आ जाता है इंडिया में, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? फिर कहते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। तो कहते हैं कि देखिए अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ या एज पर द एग्रीमेंट या गवर्नमेंट ने, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, अगर किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया एज ए डायरेक्टर, तो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है उसे बीएम में, ठीक है, एज ए डायरेक्टर। पर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स, आर्टिकल में क्या प्रोविजन लिखी है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट था कैजुअल वैकेंसी। अब कहते हैं कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, रिजाइन करके चला जाता है, ठीक है, इंसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उस केस में कहते हैं कि ऐसी जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है तो बोर्ड इसे फिल कर सकता है, पर ध्यान ये रखना है कि जैसे ही नेक्स्ट जीएम आएगी तो मेंबर्स की अप्रूवल भी ले ली जाए। फिर आया कि कैजुअल वैकेंसी जो फिल की गई है, कैजुअल वैकेंसी के बिहाफ पे जो डायरेक्टर लाया गया है उसकी टेन्योर कब तक होगी, जितनी टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर की बची थी तब तक ही क्या है कि ये वाले डायरेक्टर की टेन्योर होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट है 165। अब कहते हैं कि 165 किसका है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप। यानी देखिए 149 में हमने देखा था कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन एक कंपनी कितने हो सकते हैं, तो हमने बात की कि एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरेक्टर हो सकते हैं वो 15 हो सकते हैं, और 15 के बियॉन्ड क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। 15 के बियॉन्ड क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं कि देखिए एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, 20।
एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है और 20 में से ज़्यादा 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 20 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, उसमें से 10 क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। यानी इसका मतलब क्या बना, अगर एक व्यक्ति मान लीजिए 20 प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, चलेगा? यस चलेगा। अगर एक व्यक्ति 20 पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है, चलेगा? नहीं चलेगा। एक व्यक्ति 10 पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है और 10 प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, चलेगा? यस चलेगा। क्यों? कि टोटलिटी में 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 पब्लिक कंपनी, चलेगा? यस चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है एक व्यक्ति। तो 165 में क्या आया, 20 डायरेक्टरशिप्स इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को मिला के टोटल कितनी बन सकती हैं? 20। पर याद ये रखना है कि पब्लिक कंपनीज की जो डायरेक्टरशिप है वो कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 10। मतलब ये बना कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्राइवेट हो सकती हैं, ठीक है, टोटल में 20, ठीक है, और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकती हैं। अगर 20 की 20 प्राइवेट है, चलेगा। 20 की 20 पब्लिक है, नहीं चलेगा। 10 पब्लिक 10 प्राइवेट है, चलेगा। 9 प्राइवेट 11 पब्लिक, टोटल तो 20 है, पर पब्लिक 10 से ज़्यादा चलेगी? नहीं चलेगा। 11 प्राइवेट है, 9 पब्लिक है, चलेगा? यस चलेगा। टोटल में 20 से ज़्यादा नहीं क्रॉस होनी चाहिए, पब्लिक 10 से ज़्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, सिंपल। फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनीज, ठीक है। अब जो डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टरशिप है वो काउंट नहीं होगी। याद रखिए कि जो व्यक्ति एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है, उसकी वो डायरेक्टरशिप तो काउंट हो जाएगी। एक व्यक्ति की एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो डायरेक्टरशिप है वो काउंट हो जाएगी, बट जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, अगर वो डोरमेंट कंपनी है, तो डोरमेंट कंपनी की जो डायरेक्टरशिप है उसकी वो काउंट नहीं होगी। ये 20 काउंटिंग करते समय या 10 काउंटिंग करते समय पब्लिक कंपनीज की। तो कुल मिला के टोटल डायरेक्टरशिप 20 में से 10 पब्लिक हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डोरमेंट कंपनी की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और याद ये रखना है कि जो एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप है वो काउंट हो जाएगी। फिर कहते हैं कि अगर एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, बट वो उसकी जो होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, वो कौन है? पब्लिक कंपनी है। तो कहते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, उसे भी क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक कंपनी। तो अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी का एक डायरेक्टर हूं और वो प्राइवेट कंपनी क्या है? किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी की डायरेक्टरशिप क्या मान ली जाएगी? जैसे कि वो पब्लिक कंपनी की डायरेक्टरशिप हो। तो प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे क्या है? पब्लिक कंपनी कंसिडर कर लिया जाएगा जस्ट टू कैलकुलेट डायरेक्टरशिप। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो टोटल डायरेक्टरशिप 20 में से 10 पब्लिक, ठीक है, 10 कितनी हो सकती है? जैसे पब्लिक हो सकती हैं और ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप काउंट हो जाएंगी बीच में। और एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडरी है, उसे पब्लिक कंपनी ही काउंट किया जाएगा और डोरमेंट कंपनी की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर। अब देखिए, एक कंपनी अगर अपने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है, तो हमने डिस्कस किया कि 152 सेक्शन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकते हैं, और 161 में हमने देखा कि हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एडिशनल है, अल्टरनेट है, नॉमिनी है, कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है कि डायरेक्टर को हटाया भी जा सकता है। तो 169 सेक्शन जो है 169, वो बात करता है कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में, ठीक है, जो मेंबर्स हटाते हैं। अब 242 में एनसीएलटी भी हटा सकता है। सेक्शन 242 में एनसीएलटी अपॉइंट भी कर सकता है, और 242 में ही क्या है? एनसीएलटी हटा भी सकता है। 242 में एनसीएलटी अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर को, और 242 में एनसीएलटी हटा भी सकता है। याद रखिए, सिंपल, ठीक है। अब 169 में क्या है कि जो कंपनी है उसके मेंबर्स जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके क्या है? मेंबर डायरेक्टर को हटा सकते हैं। बट वो डायरेक्टर वो नहीं होना चाहिए जिसे अपॉइंट किसने किया था? एनसीएलटी ने। तो एनसीएलटी ने जिसे अपॉइंट किया था एज ए डायरेक्टर अंडर सेक्शन 242, उसे मेंबर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हटा नहीं सकते, पहली बात, ठीक है, उसकी टेन्योर एक्सपायर होने से पहले। और कंपनी हटाना भी चाहती है तो पहले डायरेक्टर को क्या है? एक सुनवाई का मौका देगी। तो कंपनी जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, मेंबर्स की मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हटा सकती है, सुनवाई का मौका देके, ठीक है। अब कहते हैं कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर reappointed for a second term shall be removed by the company only by a special resolution and after giving him a reasonable opportunity of being heard। आप कहते हैं किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
को अगर दोबारा अपॉइंट किया गया सेकंड टर्म के लिए, उसे हटाना है। पहली बार ही अपॉइंट किया था, हटा दिया चलेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हटा सकते हो। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया आपने फर्स्ट टाइम, उसको उसकी टेन्योर पूरी होने से पहले हटाना है, हटा दो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसे दोबारा अपॉइंट किया गया सेकंड टर्म के लिए, उसको कंपनी हटाना चाहती है, तो उसके लिए क्या है कि कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि डायरेक्टर को हटाने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया था उसको हटाना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही है, दोबारा अपॉइंट किया फिर हटाना है तो टाइम से पहले, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब कहते हैं कि देखिए किसी भी डायरेक्टर को हटाना है तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस। अब ये कौन देता है, मेंबर्स देते हैं जिनके पास कम से कम 1% वोटिंग पावर है, ठीक है, जिनका 1% वोटिंग पावर है या 5 लाख के शेयर हैं। ये सेक्शन 115 में लिखा हुआ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, 115 में लिखा है, ठीक है, ये आप सब एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। तो 115 में लिखा है कि स्पेशल नोटिस क्या होता है, ये मेंबर देते हैं कंपनी को, ठीक है, जिनके पास 1% वोटिंग पावर है या 5 लाख के शेयर्स हैं, तो वो दे सकते हैं कंपनी को स्पेशल नोटिस कि हम चाहते हैं कि इस डायरेक्टर को हटाया जाए। तो स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन और टू अपॉइंट समबडी इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर सो रिमूव्ड एट द मीटिंग एट विच ही इज रिमूव्ड। तो कहते हैं अगर किसी डायरेक्टर को हटवाना चाहते हैं, एक डायरेक्टर जो मेंबर्स हैं वो किसी डायरेक्टर को हटवाना चाहते हैं, तो मेंबर क्या हैं, स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को, ठीक है, कि हाँ इस डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं या फिर इस डायरेक्टर के अपॉइंट पे नया अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसका भी क्या देना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस, मेंबर्स द्वारा कंपनी को नोटिस। फिर कहते हैं कि जो वैकेंसी क्रिएट की गई है बाय द रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर मे इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी जीएम और बाय बोर्ड बी फिल्ड बाय अपॉइंटेड ऑफ अनदर डायरेक्टर इन इस प्लेस एट द मीटिंग एट विच ही इज रिमूव्ड। सिंपल। अब हम भी अपने बात की कि जिस डायरेक्टर को हटाया गया है, हटाने के लिए क्या देना है, स्पेशल नोटिस, उसकी जगह पे कोई और अपॉइंट करना, उसके लिए भी क्या देना है, स्पेशल नोटिस। अब कहते हैं कि कंपनी चाहे तो उसी मीटिंग में, जिस मीटिंग में ये वैकेंसी अराइज हुई है, उसी मीटिंग में ही क्या है कि उसकी जगह पे जो वैकेंसी अराइज हुई है उसकी जगह पे नया डायरेक्टर क्या है, अपॉइंट कर सकते हैं। और मैंने बताया कि उसके लिए मेंबर्स को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। सिंपल। ए डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, ठीक है, जो वैकेंसी जो उसको हटाया गया है उसके हटाने पे क्या वैकेंसी अराइज होगी, उसके हटाने पे नया पॉइंट जो किया गया है वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, टिल द डेट अप टू विच हिज प्रेडिसेसर वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड नॉट बीन रिमूव्ड। तो जिसे हटाया गया है अगर वो ना हटाया जाता, इसे हटाया गया है अगर वो ना हटाया जाता तो उसकी जितनी टेन्योर बची थी वो बची हुई टेन्योर तक ही क्या है, उसकी जगह पे जो नया अपॉइंट किया गया है वो क्या है, ऑफिस होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपके सिलेबस में इतना ही कवर है जितना मैंने कवर किया। एक्चुअल में तो बहुत लेंथी टॉपिक है जो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल में आप पढ़ेंगे, बट इसमें इतना ही है। तो याद रखिए कम से कम डायरेक्टर कितने होते हैं, 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 के बियॉन्ड क्या चाहिए होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। वीमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी में होता है, आपको याद होगा कि वीमेन डायरेक्टर क्या है, जो कंपनी लिस्टेड है या फिर क्या है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर कितनी है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसे क्या चाहिए, वीमेन डायरेक्टर। अब ये जो देखनी है पीयूसी या टर्नओवर देखनी कब की है, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तब की देखनी है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, हर एक कंपनी के पास क्या होना चाहिए, रेजिडेंट डायरेक्टर, यानी जिसकी स्टे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज होनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कंपनी अगर न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है तो जो नंबर ऑफ डेज देखने हैं जो इंडिया में स्टे वाले, ये देखने हैं प्रपोर्शन में जितना समय कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, तो ये तो था आपका कंपोजिशन में हमने जो डिस्कस किया था। फिर आया था हमारा कि फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में। तो कहते हैं कि देखिए अगर आर्टिकल्स में प्रोविजन दी गई है तो एज पर द प्रोविजंस कंटेंट इन द आर्टिकल्स क्या हैं, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। अगर आर्टिकल साइलेंट है इस बारे में तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ही क्या हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हो जाएंगे। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ही क्या हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, और फिर कहते हैं कि जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होंगे वो कंडीशंस क्या थी, आपको याद होगा कि एक तो डायरेक्टर क्या है जीएम में अपॉइंट होंगे, बट अगर क्या है कि एक्ट में कुछ और लिखा है, जैसे मैं बताया कि 161 में क्या लिखा है, बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, वो हमने 161 में पढ़ा भी है। कौन कौन से थे वो, ऑल्टरनेट था, एडिशनल था, कैजुअल वैकेंसी था, नॉमिनी था। ठीक है, या एनसीएलटी की अपॉइंट कर सकती है 242 में अपॉइंट कर सकती है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक तो क्या है कि जो मेंबर्स है वो अपॉइंट करेंगे जीएम में,
वो 2 केसेस छोड़ के 161 242 वाला। और क्या है कि डायरेक्टर को डिन अलॉट हो चुका हो, उसने अपनी कंसेंट फाइल करनी है कंपनी के पास, और जो फाइल होगी आरओसी के पास, और उसने एक डिक्लेरेशन देना है कि हाँ कि मैं जो हूँ डायरेक्टर बनने के काबिल हूँ, मुझे डिन अलॉट हो चुका है। उसके अलावा क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, अगर क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, तो वहाँ पे जो जीएम का नोटिस भेजा जाएगा, उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स की जाएगी, जिसमें क्या है कि ये लिखा जाएगा कि बोर्ड अपनी ओपिनियन में ये बताएगा कि हाँ हमारी ओपिनियन में जो व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अगर लिखा है आर्टिकल में कि सारे के सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे एजीएम में, तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ का एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे, और उसमें से एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे बाय रोटेशन। अब कौन से रिटायर होंगे? हु हैव सर्व्ड लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, जो ऑफिस में सबसे ज़्यादा रहे हैं। अगर कुछ सेम डे अपॉइंट हुए हैं तो बाय एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं बन रहा तो बाय लॉट, आपको याद होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कैसे होती हैं, तो हमने डिस्कस किया कि एक कंपनी एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, उसकी जो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप है वो काउंट होगी, डोरमेंट कंपनी की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं होगी, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में जो 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी है उसे पब्लिक कंपनी कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में। रिमूवल के बारे में क्या था कि कंपनी जो है जीएम में जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके मेंबर्स हटा सकते हैं किसी भी डायरेक्टर को, बट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसकी सेकंड टर्म चल रही है उसको अगर हटाना है एक्सपायरी से पहले, तो उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा मेंबर से। ठीक है, तो मेंबर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसकी सेकंड टेन्योर चल रही है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो और हाँ, जिसको हटाया गया है उसके जो वैकेंसी अराइज हुई है उसके बिहाफ उसके लिए, ठीक है, तो उसको उसी मीटिंग में जिस मीटिंग में हटाया गया है उसी में फिल किया जा सकता है। और जो वैकेंसी फिल होने के बाद जो नया डायरेक्टर आएगा उसकी टेन्योर उतनी की होगी जितनी क्या है पुराने वाले डायरेक्टर की बची थी। आप डायरेक्टर को हटाने के लिए या उसकी जगह नया अपॉइंट करने के लिए, दोनों के लिए मेंबर्स को क्या भेजना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 115 में भेजा जाता है, जो क्या है जिसके बाद 1% वोटिंग पावर है, 5 लाख के शेयर्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर छोटा सा था, बट मैंने अपनी ओर से अच्छे से आपको समझाया है, इसको अच्छे से आपने देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको क्या है कि आपने पेपर में आता है तो क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करके आने हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में इतने ही जोश के साथ। थैंक यू।